Assalamu alaikum everyone. So in this video we're going to start the diabetic ketoacidosis. ठीक है, अब diabetic ketoacidosis बेसिकली होता क्या है ना कि डायबिटीज़ की वजह से पेशेंट की बॉडी में कीटोन बॉडीज़ का लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, देखो अब इसकी ऑब्वियसली हम पैथोफिजियोलॉजी वगैरह कर लेंगे। ठीक है, उससे हमें समझ आ जाएगी कि कीटोन बॉडीज़ क्यों ज़्यादा होती हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास ना ये जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है ना, ये हमारे पास ज़्यादातर कॉमन जो होता है ना वो होता है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस में। ठीक है, जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है ना उसमें कॉमन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है ना उसमें जो है वो इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, मतलब इंसुलिन तो होता ही नहीं क्योंकि बीटा सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो चुकी होती है। और जो टाइप 2 होता है उसमें इंसुलिन होता है लेकिन इंसुलिन अपने रिसेप्टर्स पे एक्ट नहीं कर सकते। इंसुलिन सेंसिटिविटी बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, इंसुलिन सेंसिटिविटी में मसला होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना, देखो अब यहाँ पे ये तो मैंने आपको बता दिया कि टाइप 1 में कॉमन है, टाइप 2 में कॉमन इतना नहीं है। ठीक है, देखो क्या होता है कि हमारे पास एडिपोज टिश्यूज़ जो होते हैं ना वो हमारे पास हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं फ्री फैटी एसिड में। ठीक है, अब ये फ्री फैटी एसिड है ना, ये ब्लड में इसका लेवल ज़्यादा हो जाता है। अब फ्री फैटी एसिड की ब्रेक डाउन होती है। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में होती है? हमारे पास जब एडिपो नेक्टिन्स का लेवल जो होता है ना वो हमारे पास कम हो जाता है। एडिपोनेक्टिन बेसिकली हमारे फ्री फैटी एसिड को रेगुलेट करवा रहे होते हैं ना, कि फ्री फैटी एसिड का लेवल ब्लड में ज़्यादा ना हो। ठीक है, अब अगर फ्री फैटी एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि आपका एडिपोनेक्टिन काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी कीटोन बॉडीज़ का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, विच इज़ एसीटोएसीटेट एंड एसीटोन एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट वगैरह। ठीक है, अब कीटोन बॉडीज़ जो है ना वो हमारे पास सिर्फ ब्लड में ज़्यादा नहीं होती, वो हमारे पास यूरिन में भी ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगी एंड अल्टीमेटली इस दोनों को आप जो है वो कीटोएसिडोसिस कहोगे। ठीक है, देखो हमारे पास क्या होता है ना कि ब्लड में ज़्यादा होगा तो कीटोनीमिया कहेंगे और यूरिन में ज़्यादा होगा तो कीटोन्यूरिया कहेंगे। ठीक है, अच्छा इसके अलावा हमारे पास इसमें क्या होता है ना, देखो ग्लूकोज का लेवल जो है वो भी ज़्यादा हो जाता है ना। ऑब्वियसली डायबिटीज़ है, जब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, ग्लूकोज जो होगा वो आपके जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं ना उससे निकलेगा। ठीक है, और आपका यूरिन में निकलेगा। ठीक है, जब यूरिन में निकलेगा तो उसके साथ जो है ना वो ऑब्वियसली ग्लूकोज जो है वो हमारे पास एक सल्यूट है। ठीक है, अब सल्यूट जो होता है वो हमारे पास अपने साथ सॉल्वेंट को ड्रैग कर देता है। ठीक है, अब सल्यूट जब सॉल्वेंट को ड्रैग करेगा तो अल्टीमेटली आपका पानी भी लॉस होना शुरू हो जाएगा और पेशेंट में पोलीयूरिया होगा। ठीक है, अच्छा पोलीयूरिया हो जाएगा। ठीक है, अब पोलीयूरिया के साथ हमारे पास कुछ सल्यूट की कंसनट्रेशंस भी लॉस होंगी। ठीक है, अब सल्यूट में हमारे पास जो है वो ग्लूकोज तो हो रहा था। ठीक है, लेकिन इसके अलावा आपका सोडियम भी लॉस होगा, पोटेशियम भी लॉस होगा। ठीक है, देखो अब क्या होगा ना कि ऑब्वियसली सोडियम और पोटेशियम लॉस हो रहा है ना, और आपका जीएफआर भी कम है। ठीक है, जीएफआर फिल्ट्रेशन रेट आपकी कम है। ठीक है, तो क्या होगा कि आपका रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपकी सोडियम वाटर रिटेंशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब सोडियम वाटर रिटेंशन स्टार्ट हो जाएगी, कंपनसेटरी मैकेनिज्म में आपका पोटेशियम जो है वो और भी लॉस होना शुरू हो जाएगा, तो बॉडी में पोटेशियम की और भी कमी हो जाएगी। ठीक है, हाइपोकैलेमिया में पेशेंट चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा ना, जो पोटेशियम होगा ना वो ब्लड में कम हो गया। ठीक है, लेकिन जो थोड़ा बहुत बच भी गया था ना वो हमारे पास ब्लड में जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था ना वो भी हमारे ब्लड से चला जाता है, पोटेशियम इनटू दी सेल के अंदर चला जाता है। ठीक है, और हाइड्रोजन आयन जो है उसकी कंपनसेशन में वो हमारे पास ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है ना। ठीक है, तो जब ब्लड स्ट्रीम में हाइड्रोजन आयन आ जाएगा तो मतलब कि आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी। ठीक है, जिसमें आपका बाइकार्बोनेट का लेवल कम हो जाएगा और हाइड्रोजन का लेवल जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद आते हैं हम लोग क्लिनिकल फीचर्स पे। ठीक है, अब क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें ना तो पेशेंट जो प्रेजेंट करेगा ना तो एक तो उसकी होगी कोस्मॉल ब्रीदिंग। ठीक है, अब कोस्मॉल ब्रीदिंग बेसिकली ये होती है कि उस पेशेंट की ब्रीदिंग जो होगी वो रैपिड होगी और डीप होगी। ठीक है, एक तो तेज़ तेज़ ब्रीथ कर रहा होगा और डीप ब्रीथिंग कर रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा उसकी जो ब्रेथ की स्मेल होगी ना वो हमारे पास ऐसे फ्रूटी स्मेल होगी। क्यों फ्रूटी होगी? बिकॉज ऑफ दी एसीटोन विच इज़ द कीटोन बॉडी। ठीक है, अच्छा इसके अलावा पेशेंट डिहाइड्रेटेड भी होगा। ठीक है, इसके अलावा ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी हो जाएगी पेशेंट को। ठीक है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन मतलब किसी स्पेसिफिक पोजीशन में उसको हाइपोटेंशन भी होगी। ठीक है, अच्छा इसके अलावा हमारे पास जो है पेशेंट का टेकिकार्डिया होगा। ठीक है, हार्ट रेट उसका ज़्यादा होगा। ठीक है, हार्ट रेट उसका ज़्यादा होगा
इसके अलावा कन्फ्यूजन्स होंगी, कन्वर्जन्स होंगे, ड्राउजीनेस होगी, ठीक है। और अगर आपने इसको ट्रीट नहीं किया तो कोमा में भी जा सकता है, ठीक है। अच्छा देखो, इसके अलावा लैब वैल्यूज जो होंगी वो अल्टर होंगी, ठीक है। नॉर्मली हमारे पास सोडियम का लेवल जो होता है वो 135 से लेकर 145 मिली इक्वलेंट पर लीटर होता है, ठीक है, या मिनी मोल पर लीटर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, सोडियम का लेवल कम हो जाएगा। पोटेशियम का लेवल नॉर्मली 3 to 5 मिली इक्वलेंट पर लीटर होता है, ठीक है, मिली मोल पर लीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वो भी हमारे पास कम हो जाएगा। इसके अलावा पीएच जो है वो हमारे पास कम हो जाएगा, तो एसिडोसिस पे बंदा चला जाएगा, बाइकार्बोनेट का लेवल भी कम हो जाएगा, इसीलिए एसिडोसिस में जाएगा। और कीटोन बॉडीज़ का लेवल जो होगा वो हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। वो कितना ज़्यादा हो जाएगा, 3 मिली मोल पर लीटर से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, 3 मिली मोल पर लीटर से ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा जी, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, देखो इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हम लोग वीनस ब्लड, ठीक है, वीनस ब्लड ले लेंगे। वीनस ब्लड में हम क्या करेंगे, उसमें हम लोग यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट का लेवल देख लेंगे। इसके अलावा ग्लूकोज का लेवल, बाइकार्बोनेट का लेवल, पीएच वगैरह देख लेंगे, ठीक है, सही है। इसके अलावा हम लोग यूरिन और ब्लड में कीटोन बॉडीज़ का लेवल भी देख लेंगे। ईसीजी वगैरह कराएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने ये बताया था कि इसकी वजह से टैकीकार्डिया हो जाता है ना, ठीक है। अच्छा, और एंड में हम कोई इन्फेक्शनस स्क्रीनिंग भी कर लेंगे, जिसमें हम सीबीसी देख लेते हैं, ईएसआर, सी रिएक्टिव प्रोटीन, एलएफटी, आरएफटी, कल्चर वगैरह, ठीक है, कि हमारे पास कोई सेकेंड इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हो गए ना, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग आते हैं हमारी मैनेजमेंट पे, ठीक है। देखो मैंने या ऐसे कर लेते हैं, हमारे पास वही मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे पास टाइप 1 में कॉमन क्यों होता है कीटोएसिडोसिस, और टाइप 2 में कॉमन क्यों नहीं होता। क्योंकि टाइप 1 जो होता है उसमें इंसुलिन होता ही नहीं है। जब इंसुलिन होता नहीं है ना, तो क्या होता है कि जो ये फैट्स की ब्रेक डाउन होती है ना, ये हमारे पास इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर फैट की ब्रेक डाउन, इंसुलिन नहीं होगा तो ब्रेक डाउन ज़्यादा होगी, अल्टीमेटली आपके पास कीटोएसिडोसिस होगा, ठीक है। लेकिन जो टाइप 2 होता है उसमें इंसुलिन, मतलब ऐसे नहीं होता कि इंसुलिन होता ही नहीं है, ऑब्वियसली होता है ना, लेकिन वो अपने रिसेप्टर पैक नहीं कर पा रहा होता। लेकिन कुछ ऐसी इंसुलिन होंगी जो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो काम करेंगी, तो अल्टीमेटली उस पेशेंट में फिर कीटोएसिडोसिस नहीं होती, ठीक है। अच्छा, आते हैं इसकी मैनेजमेंट पे, ठीक है। अब मैनेजमेंट का जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा ना, तो आपने इसी तरह लिखना है जैसे कि सीक्वेंस लिखा हुआ है, और डिवर्सन में भी ऐसा लिखा हुआ है, स्टेप अप में थोड़ा कन्फ्यूजन के साथ लिखा हुआ है, तो उसको फॉलो ना करना, ठीक है। अच्छा देखो, सबसे पहले जब आपके पास पेशेंट आता है ना, तो आपने क्या करना है, 1 घंटे तक, 0 मिनट से लेकर 1 घंटे तक आपने क्या करना है। देखो सबसे पहले पेशेंट आया, उसकी आपने आईवी लाइन मेंटेन की है, ठीक है। इसके अलावा अगर पेशेंट को एंजी ट्यूब की ज़रूरत है, एंजी ट्यूब लगा दोगे। इसके अलावा फॉलिस कैथेटर की ज़रूरत है, फॉलिस कैथेटर लगा दो, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या करना है ना, कि आपने इन्वेस्टिगेशन, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर लेनी है, ठीक है। अब इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में आपने क्या करना है, बेसिकली हाँ सॉरी, इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस करनी है, जिसमें आपका बेसिकली हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग जो है वो वीनस ब्लड ले रहे थे। इसके अलावा कीटोन बॉडीज़ का लेवल देख रहे थे, और ईसीजी और वो सारी चीज़ें जो हम लोगों ने पिछली पेज पे की थी ना, वो कर लेंगे। अब क्या करेंगे, हम लोग इंटरवेंशंस करेंगे। सो 0.9% NaCl दे देंगे, ठीक है, 0.9% NaCl, ठीक है। अगर आपका सिस्टोलिक प्रेशर जो है ना वो 90 mmHg से ज़्यादा है ना, तो 0.9% NaCl देंगे, ठीक है, और 1 घंटे के ड्यूरेशन में, ठीक है। लेकिन अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है ना वो हमारे पास 90 mmHg से कम है ना, तो जो 0.9% NaCl 1 लीटर जो था ना, सही है, जो हम 1 घंटे में दे रहे थे, अब हम लोगों ने वही जो हमारे पास सोल्यूशन है 1 लीटर का, वो हम अब 15 मिनट, 10 से 15 मिनट में देंगे, ठीक है। वो 10 से 15 मिनट में देंगे जब तक हमारे पास जो है वो जो सिस्टोलिक प्रेशर है ना वो हमारे पास 90 mmHg तक पहुंच नहीं जाता, ठीक है, सही है। अगर तब भी हमारे पास आफ्टर आपने 10 से 15 मिनट की ड्यूरेशन में आपने 1 लीटर चढ़ा दिया है, ठीक है, और तब भी आपके पास जो है वो आपका सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो वापस नहीं आया, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने बस सीनियर को बता देना कि हम लोगों ने जो है वो NaCl चढ़ाया है, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद हमारे पास इनिशियली हमने NaCl चढ़ाया था, अब हम लोगों ने इंसुलिन लगानी है, ठीक है, पेशेंट में। अब इंसुलिन जो होगी ना, हम लोग 50 यूनिट्स लगाएंगे ह्यूमन सॉल्युबल इंसुलिन, ठीक है। अब ये 50 यूनिट्स होंगी, यूनिट्स ह्यूमन सॉल्युबल इंसुलिन होगी, जिसको हम लोग 50 ml 0.9% NaCl में डालेंगे IV इन्फ्यूजन, ठीक है। अच्छा, जो हम लोग 0.1 यूनिट पर kg पर आवर लगाएंगे, ठीक है, 0.1 यूनिट kg पर आवर, ठीक है। कितना है, 50 यूनिट इंसुलिन है, जो हम लोग 50 ml
NaCl में डाल रहे हैं, ठीक है, और 0.1 यूनिट पर kg पर आवर देंगे, ठीक है। और जब ये हो जाए ना, इंसुलिन लगा देंगे ना, जब हमारा जो है वो ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो है वो नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है, तो बाद में फिर आप जो आपकी सबक्यूटेनियस इंसुलिन है वो आप फिर पेशेंट जो ले रहा होता है ना ऑलरेडी, वो आप कंटिन्यू करवा देते हो, ठीक है। इसके अलावा आपने पहले 1 घंटे में आपने जो है वो मॉनिटरिंग भी शुरू कर देनी है, ठीक है। फर्स्ट आवर में आपने ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज़ का लेवल देखना है, ठीक है। इसके साथ साथ आप ब्लड प्रेशर देखते हो, ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते हो, इसके अलावा पल्स वगैरह देखते हो, ठीक है, और पल्स वगैरह और यूरिनरी आउटपुट, ठीक है। फिर पहले घंटे में आपने ये किया, फिर इसके बाद एवरी 2 आवर आपने पोटेशियम और बाइकार्बोनेट का लेवल देखना है, और एवरी 4 आवर फिर आपने प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइट का लेवल देखना है, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद हमारे पास 60 मिनट से लेकर ना मतलब हम लोगों ने 1 घंटे तक देख लिया ना कि 1 घंटे तक हमने क्या करना है, ठीक है। अब उस 60 मिनट के टाइम से लेकर 6 घंटे तक आपने क्या करना है, मतलब नेक्स्ट 5 घंटे आपने क्या करना है, ठीक है। देखो नेक्स्ट 5 घंटे हम लोगों ने क्या करना है ना कि पेशेंट को हम लोगों ने NaCl जो हमारा 0.9% NaCl था ना, जो हम लोग उसमें लगा रहे थे, IV इन्फ्यूजन्स दे रहे थे, वही देंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हम पोटेशियम भी देंगे, ठीक है। अब पोटेशियम जो है, और पोटेशियम भी देंगे और ग्लूकोज भी देंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम लोग ग्लूकोज की बात कर लेते हैं, फिर पोटेशियम पे आ जाएंगे ना। देखो ग्लूकोज जो है ना वो हम लोग 10% ग्लूकोज देते हैं, विच इज़ 125 ml पर हावर, ठीक है। और ये हम लोग क्यों देते हैं, ताकि हम पेशेंट जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया में ना चला जाए, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया में ऑब्वियसली आप इतना सारा इंसुलिन दे रहे हो, पेशेंट जो है हाइपोग्लाइसीमिया में ना चला जाए, ठीक है, मतलब कि 250 mg पर डेसीलीटर से उसका ग्लूकोज का लेवल कम ना हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जो है वो 10% ग्लूकोज देते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है ना कि अब NaCl जो हम लोग चढ़ाएंगे ना, ठीक है, तो 1 लीटर होगा, ठीक है, 2 घंटों के लिए चढ़ाएंगे, फिर 1 लीटर 2 घंटों के लिए चढ़ाएंगे, फिर 1 लीटर 4 घंटों के लिए, फिर अगले 4 घंटों के लिए 1 लीटर, और फिर अगले 6 घंटों के लिए 1 लीटर, ठीक। अच्छा जी, इसके बाद ना हमारे पास ना जो पोटेशियम है ना, ये हम लोग फर्स्ट आवर में क्यों नहीं देते, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोगों ने ये भी बताया ना कि पेशेंट जो है वो हाइपोकैलेमिया में चला गया, तो हम पहले घंटे में ही आके पेशेंट को NaCl और इंसुलिन के साथ हम लोग पोटेशियम क्यों नहीं डाल रहे हैं। नहीं, इसलिए नहीं डाल रहे हैं ना क्योंकि पोटेशियम जो होता है ना, ये हमारे पास इसका नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है हार्ट पे। बेसिकली ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट इंड्यूस कार्डिक रिदमिया कॉज करेगा, ठीक है। तो इवन दो इनिशियली हम इसीलिए हम लोग नहीं देते, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात ये है ना कि अगर आप फर्स्ट घंटे में दे भी दो ना, तो होता क्या है ना कि पोटेशियम का लेवल तो ऑलरेडी हमारे पास बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। अगर आप पोटेशियम दे भी दोगे ना, तो वो सारा का सारा पोटेशियम जो होगा ना वो हमारे पास ब्लड से सेल के अंदर चला जाएगा, और पेशेंट जो है वो फर्दर हाइपोकैलेमिया में चला जाएगा, इसलिए हम लोग नहीं देते, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने ऑब्वियसली ख्याल रखना है कि पोटेशियम का लेवल जो है ना वो हमारे पास 3 मिलियो इक्विवेलेंट पर लीटर से जो है वो कम ना हो जाए, ठीक है। अगर कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपने फर्स्ट आवर में ही KCl का लेवल देना शुरू कर देना, और आपने हार्ट को मॉनिटर करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा चला गया ना, तो आपने क्या करना है कि आपने बिल्कुल स्टॉप कर देना है पोटेशियम, ठीक है। देखो इसमें देखो अगर आपका 5.5 से ज़्यादा है तो आपने नहीं देना है, ठीक है। अगर 3.5 और 5.5 के बीच में तो आपने 40 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर देना है, और अगर 3.5 से कम है तो आपने फिर सीनियर को बताना है कि ऑब्वियसली हमारे पास कम हो गया, तो फिर आपने जो है वो इंटरवेंशन जो है वो स्टार्ट कर देनी है, पोटेशियम वगैरह देना है, ठीक है। और हार्ट को ऑब्वियसली मॉनिटर करना है क्योंकि कार्डिक रिदमिया में जा सकता है ना पेशेंट, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने 6 आवर टू 12 आवर क्या करना है, ठीक है। अब 6 आवर टू 12 आवर जो है ना, आपने इंसुलिन रिप्लेसमेंट भी देनी है, आपने जो है वो IV फ्लूइड की रिप्लेसमेंट भी देनी है, इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट वगैरह को मॉनिटर करना है, और आपने हाइपोग्लाइसीमिया से बचाना है पेशेंट को, ठीक है। फिर इसके बाद 12 आवर टू 24 आवर, देखो अब 12 आवर टू 24 आवर तक हमारे पास कीटोन बॉडीज़ जो हैं वो हमारे पास 0.3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो जानी चाहिए, ठीक है। अब कीटो एसिडोसिस में तो हमारे पास 3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा थी ना, अब हम इतना सब कुछ हमने कर लिया, तो हमारे पास जो कीटोन बॉडीज़ है ना वो 0.3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो जानी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बाइकार्बोनेट का लेवल जो है ना वो हमारे पास कितना कम था, 15 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम था, ठीक है। अब हमारे पास 18 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है।
लेकिन अगर अभी भी नहीं पहुंचा ना, अभी भी ठीक नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली आपने सीनियर को कंसल्ट करना है और उसको बताना है कि हमारे पास ठीक नहीं हो रहा, तो हम फर्दर इंटरवेंशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर पेशेंट जो है ना वो हमारे पास अभी तक खुद खा पी नहीं रहा, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने आईवी फ्लूइड्स, इंसुलिन वगैरह, फ्लूइड रिप्लेसमेंट वगैरह जारी रखनी है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर पेशेंट ने खाना और पीना शुरू कर दिया है, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने सबक्यूटेनियस इंसुलिन लगा देनी है, ठीक है। जो सबक्यूटेनियस इंसुलिन लगानी थी ना पेशेंट ने, जो ऑलरेडी यूज़ कर रहा था डायबिटिक पेशेंट ना, तो वो दे देनी है, ठीक है। और 30 मिनट के इंटरवल के बाद, ठीक है, आपने आहिस्ता आहिस्ता जो आप आईवी इंसुलिन दे रहे थे वो आपने स्टॉप कर देनी है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी एडिशनल प्रोसीजर्स पे ना। एडिशनल प्रोसीजर्स पे क्या होते हैं, देखो सबसे पहले मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि पेशेंट आएगा तो आपने उसको यूरिनरी कैथेटराइजेशन की ज़रूरत है, मतलब अगर वो 3 घंटों से उसने यूरिन नहीं पास की तो आप उसको यूरिनरी कैथेटर लगा दोगे। इसके अलावा उसको वॉमिटिंग वगैरह कर रहा है तो एंजी ट्यूब लगा दोगे। इसके अलावा आप एबिलाइन मेंटेन करा दोगे, ठीक है। इसके अलावा आप ABGs और चेस्ट एक्सरे कर लोगे, ठीक है, अगर आपकी ऑक्सीजन सेचुरेशन 92 से कम आ रही है, ठीक है। इसके अलावा थ्रम्बोलिटिक्स बेसिकली दे दोगे, लोअर मोलिकुलर वेट हेपरिन वगैरह, ठीक है। एंड दैट्स इट, वी डन विद द कीटो एसिडोसिस, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।